नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम लोग आपका जो सेकंड पेपर है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें से जो थर्ड चैप्टर है आपका शुक्र, वो शुरू करेंगे। शुक्र के पीडीएफ और पीडीएफ यानी रीडिंग मटेरियल मैं आपको दे चुकी हूँ। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। हमने पूर्व में मनु और कौटिल्य पढ़ा। मनु और कौटिल्य में हमने देखा कि प्राचीन समय में राज्य की उत्पत्ति के विषय में मनु ने बताया कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत से हुई है। कौटिल्य ने बताया कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो एक समझौते का परिणाम है। इसी तरीके से राज्य के कार्य कौन कौन से होने चाहिए, शासक जो है उसको कैसा आचरण करना चाहिए, उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए। इसी तरीके से राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है मनु के द्वारा भी बताया गया और कौटिल्य के द्वारा भी जो हमने पढ़ा। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राज्यीय संबंधों में हमने उपाय, षड्गुण्य नीति, मंडल सिद्धांत, इन सब के बारे में पढ़ा। यही सब कुछ शुक्राचार्य में भी है। शुक्र भी राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य, प्राचीन समय की सामाजिक व्यवस्था, इनके बारे में बात करते हैं। भारतीय नीति शास्त्रों में शुक्र नीति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शुक्र नीति के जो रचयिता हैं शुक्राचार्य, उनका स्थान जो है वो प्राचीन आचार्यों में बहुत सम्मानास्पद है। महाभारत में उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति बताया गया था। शुक्राचार्य ने जो है वो अपनी शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया, राज्य के जो कार्य हैं उनके बारे में बताया, सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की, अंतर्राज्यीय व्यवस्था की चर्चा की। लेकिन शुक्र नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रशासन की कार्मिक व्यवस्था, अर्थात शुक्राचार्य की कार्मिक व्यवस्था जो है वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में सबसे अनूठी थी। शुक्र नीति जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति एक राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ है। शुक्र नीति के अनुसार ज्ञान की अन्य शाखाएं जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित ज्ञान को ही सम्मिलित करती है, अतः उनकी उपयोगिता और महत्व सीमित है। इस दृष्टि से उन्हें अपूर्ण माना जा सकता है। इसके विपरीत दंड नीति या नीति शास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो स्वयं में संपूर्ण और स्वायत्त है। शुक्राचार्य के अनुसार ज्ञान की अन्य विधाओं की तुलना में दंड नीति की पूर्णता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि सभी लोगों को उत्थान और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उपाय नीति शास्त्र की परिधि में आते हैं। शुक्राचार्य के अनुसार धर्म, अर्थ और काम का प्रधान कारण और मोक्ष को सुनिश्चित करने वाला तत्व नीति शास्त्र ही है। इस प्रकार शुक्र नीति में ज्ञान की अन्य शाखाओं को भी राजनीतिक ज्ञान के अधीन माना है। शुक्र नीति में राजनीतिक चिंतन के समस्त महत्वपूर्ण पक्षों, दार्शनिक, अवधारणात्मक, संरचनात्मक, प्रतिक्रियात्मक आदि को पर्याप्त महत्व के साथ चित्रित किया है। ग्रंथ में राज्य के प्रयोजन, राज्य सत्ता पर नियंत्रण, उसके सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ दंड, न्यायिक प्रक्रिया, राज्य का प्रशासन, राज्य की सुरक्षा, युद्ध, अंतर्राज्यीय संबंधों आदि विषयों पर जो राज्य के व्यवहारिक पक्षों से संबंधित है विस्तृत विवेचन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के विषय में। शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का विस्तृत रूप से कहीं विवेचन नहीं किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के विषय में शुक्र नीति को पहले के ग्रंथों में व्यक्त किए गए सिद्धांतों का न तो इस ग्रंथ में समर्थन किया गया है
और न ही खंडन। अर्थात ना तो उन्होंने ये कहा कि राज्य की उत्पत्ति देवीय सिद्धांत से हुई है, ना उन्होंने इसको खंडित किया, ना उन्होंने समझौता सिद्धांत का पक्ष लिया, ना इन्होंने खंडित किया। लेकिन इनके संपूर्ण ग्रंथ में मात्र एक श्लोक ऐसा है जिससे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित माना जाता है। एक स्थान पर शुक्र नीति में कहा गया है कि प्रजाओं से अपना वार्षिक कर वेतन के रूप में स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने प्रजाओं के पालनार्थ सेवक बनाया है। वस्तुतः इस श्लोक से राज्य की उत्पत्ति के विषय में व्यवस्थित सिद्धांत को तो नहीं, अपितु शासक की स्थिति को अवश्य व्यक्त किया जा सकता है कि राजा जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा रचित है। ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के प्रश्न पर प्राय उपेक्षा की गई है। ग्रंथ में राज्य को केवल एक अनिवार्य संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य की अनिवार्यता को प्रमाणित करते हुए शुक्र ने लिखा है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ग्रंथ में साथ ही ये भी कहा गया है कि इस संसार के अभ्युदय का आधार राज्य है। राज्य की तुलना इस प्रसंग में उन्होंने चंद्रमा से भी की गई है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य जो है वो लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। राज्य के अस्तित्व की जो बात यदि हम करें तो शुक्र नीति में प्रजा की उन्नति और सुरक्षा को राज्य के अस्तित्व का मूल आधार माना गया है। अर्थात राज्य नामक संस्था यदि अस्तित्व में है तो उसके पीछे का मूल कारण है प्रजा की उन्नति और प्रजा की सुरक्षा। शुक्र ने यह स्पष्ट किया है कि संसार में राज्य के संरक्षण और नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है। अर्थात राज्य नामक संस्था यदि नहीं होगी तो प्रजा की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और जो है व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर अराजक हो जाएगी। शुक्र ने राज्य को प्रजा की भौतिक सुरक्षा के लिए ही नहीं अपितु प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए भी अनिवार्य माना। उन्होंने शुक्र नीति सार में व्यक्त किया है कि राज्य का प्राथमिक उद्देश्य प्रजा हित रक्षण है, क्योंकि बिना प्रजा के राज्य सुशोभित नहीं होता। शुक्र नीति में शासन के प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पण को ही शासकीय शक्ति की वैधता और उसकी अनुक्षणता का आधार माना। ग्रंथ में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शासन के द्वारा शासकीय शक्ति का प्रयोग स्वतः ही उचित या वैध नहीं माना जा सकता, वरन शासक प्रजा के कल्याण के दायित्व के प्रति निरंतर सजग और चेष्टावान बना रहकर ही अपनी शक्ति की वैधता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित कर सकता है। ग्रंथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस सीमा तक शासक जन कल्याण के प्रति समर्पण रखता है, उसी सीमा तक वो जनता की जनता उसकी आज्ञा का पालन करती है, और यदि राजा अपने समर्पण को शिथिल करता है तो उसी सीमा तक वो जनता की आज्ञाकारिता का अधिकार खो देता है। तो इस प्रकार से शुक्र कहते हैं कि शासक जो है उसको अपनी सत्ता की वैधता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वो जनता के प्रति क्रियाशील रहे, सजग रहे, अपनी शक्ति की वैधता की निरंतरता के लिए प्रजा के हितों और शासन के मूल प्रयोजन के प्रति अनवरत समर्पित रहे, सक्रिय रहे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के विषय में शुक्र नीति सार में ये स्वीकार किया गया है कि राज्य के 7 अंग हैं: राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। ग्रंथ में राज्य के सवयव स्वरूप को व्यक्त करते हुए एक स्थल पर राज्य की तुलना मानव शरीर से की गई है, और मानव शरीर से तुलना करते हुए 7 अंगों में राजा को सिर, मंत्री को नेत्र, मित्र को कर्ण, कोष को मुख,
बल को मन, दुर्ग को दोनों हाथ और राष्ट्र को दोनों पैर माने हैं। तो इस प्रकार से जो शुक्र हैं वो राज्य के सावयव सिद्धांत को स्वीकार करते हुए उसकी तुलना मनुष्य के शरीर से करते हैं। अब राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में शुक्र के विचार हम पढ़ेंगे, जो कि मनु और कौटिल्य के समान मिलते जुलते हैं। इसी तरीके से परराष्ट्र संबंधों के संबंध में भी उनके विचार मिलते जुलते हैं। तो अब हम अगले अध्याय में शुक्र के राज्य के कार्य क्षेत्र के विषयों को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद बच्चों।